इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिस इंसान के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति का राय मशवरा लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं परेशानी को दूर करने के लिए खुद जल्दबाजी में गलत फैसला ले बैठते हैं और उसी गलत फैसले की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपने जीने का जरिया अपने दोस्त को बनवा लेती है और उसी की वजह से खुद अपने पति के साथ ऐसा खेल खेलती है जिसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक थर्रा से जाते हैं। दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है हरियाणा प्रदेश, उसी का जाना माना शहर पड़ता है गुरुग्राम, और उसी में ही एक बादशाहपुर जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके में ही एक सिटी हेल्थ सेंटर पड़ता है। उसी के पास अब रहने वाले होते हैं मधुसूदन सिंगला, जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर ही होती है। अब उनकी पत्नी होती है बबीता उर्फ कविता, जिसकी उम्र लगभग वही अब 40 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर मधुसूदन के टोटल 3 के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 के 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, और दूसरे नंबर की जो बेटी होती है जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होता है, और छोटा जो बेटा होता है जिसका उम्र लगभग वही 14 साल के आसपास होता है। लेकिन मधुसूदन जो होते हैं अपने ही घर में एक टेलरिंग का दुकान खोल रखे होते हैं। उनके पास उसी की वजह से ठीक ठाक पैसे आते हैं। लेकिन हाँ, उनकी जो अपनी पत्नी होती है बबीता अपने ही पास ज्ञान भारती स्कूल होता है, उसी में जाकर टीचिंग का काम करती थी। वहाँ उसे काफ़ी मान सम्मान मिलता था। लेकिन सुबह का जब टाइम होता, सुबह के टाइम होता है, अब बबीता रोज़ इस स्कूल में अब अध्यापक के लिए निकल जाया करते थे और शाम को वापस लौटती। अब इधर तीनों के तीनों जो बच्चे होते हैं स्कूल चले जाया करते थे। घर में सिर्फ अकेले ही दिन भर इधर मधुसूदन अब अपने टेलरिंग के काम में व्यस्त रहते थे। यही परिवार का जो रोज़ का जरिया होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 26 जून साल 2023 का ही। अब जैसे ही अब लगभग दोपहर का वही टाइम होता है, उसी वक्त बबीता की जो अपनी बड़ी बेटी होती है मौके पर कॉलेज से लौट आती है। लौट आने के बाद जैसे मेन दरवाजे पर जाती है, हाथ लगाती, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। एक फर्श होता है, उसी फर्श पर उसके जो अपने पिता होते हैं मधुसूदन पूरी तरह से खून तिलस्पत पड़े होते हैं। उसी वक्त चीख पड़ती है। चीख पड़ने के बाद बाहर निकलने के बाद उसके अपने चाचा होते हैं सोनू को एक एक बात बता देती है। अब सोनू जैसे ही अपने बड़े भाई के बारे में इस तरह की जानकारी पाते हैं, वह पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं और उनके साथ कई लोग इकट्ठा हो जाते। इकट्ठा होने के बाद अब इधर घर में पहुंचते हैं। मधुसूदन को देखते सही में वह फर्श पे पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़े हुए। उनके शरीर पर किसी तेज नुकीले हथियार का वार होता है। तुरंत उसी वक्त सोनू इसकी जो सूचना होता है अपने नज़दीकी कोतवाली में दे देते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर खबर पाने के बाद टीम को लेते हैं। लेने के बाद ठीक घटनास्थल पर पहुँचते हैं और वह भी इंस्पेक्टर अब जाते हैं मधुसूदन की बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं। देखते हैं कि सही में मधुसूदन के गले पर काफ़ी गहरे गहरे घाव है, शरीर पर किसी नुकीले हथियार के घाव बने हुए। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, हत्यारा जो भी होगा अपने काम को अंजाम देने के लिए ना अपना सोचा होगा ना पराया सोचा होगा, बस उसे अपने काम को अंजाम देना ही था। पुलिस की टीम घटनास्थल पर निरीक्षण करने लग जाती। पता चलता है अलमारी होता पूरी तरह से खुला होता है, कुछ सामान बिखरे हुए थे। पुलिस की टीम जब देखती है कि समझ जाती कि बस करो, हत्यारा कोई और नहीं हो सकता बल्कि चोरी हो सकता, क्योंकि चोरी के मकसद इस घर में अब दाखिल हुआ होगा। पुलिस की जो टीम होती है जानना चाहती है कि आखिर इनके घर में क्या क्या चोरी हुई है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले फोरेंसिक टीम को बुलाती है, अपने हिसाब से वहाँ जांच पड़ताल करवाती है। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और दूसरी तरफ है बबीता की जो अपनी बड़ी बेटी होती है, पुलिस की टीम वहीं देखती है। देखने के बाद उससे कुछ पूछताछ करती है, पूरी वाकया पुलिस के सामने रख देती है। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतता उसी वक्त मधुसूदन की जो पत्नी होती है बबीता उर्फ वहीं
अब सविता पहुंचती है तो दहाड़ी मारकर अब चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की महिला के अधिकारी होते हैं, इधर बबीता को समझा बुझाकर सांत्वना देकर शांत करवाती है। और जब शांत करवाती है पुलिस की टीम सविता से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है, क्या तुम्हारे पति का किसी का लेन देन था। सविता भी आप सुनती कहने लग जाती कि साहब एक तो हमारे पति पियक्कर थे, उनका पीना होता था, लेकिन हाँ झगड़े तकरार तो होते थे, लेकिन इतने झगड़े तकरार नहीं होते किसी का उनसे दुश्मनी हो सकती अब इस तरह कि उनके साथ हरकत कर सकते। पुलिस की टीम कहने लग जाती है एक बार पता करो आपके घर में क्या कोई सामान गायब है। बबीता बया सुनने के बाद पुलिस के इशारों पर जाती कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन पता चलता है घर में जो सामान है सो तहाँ के तहाँ पड़े होते हैं। पुलिस की टीम को पता लग जाता है कि घर में जो सामान पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस समझ जाती है कि बस करो यह तो एक जाल साजिश के तहत नाटक की रचना के तहत जो होता है घटनास्थल को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो मधुसूदन की जो मौत हुई है यह साधारण तरीके से नहीं बल्कि बेरहमी तरीके से इनकी हत्या कर साजिश के तरीके से की गई है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले पूरे परिवार वाले से पूछताछ कर लेती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम इधर सबसे पहले बबीता की जो बड़ी बेटी है उसको अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है और उसी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने का इसके सिलसिले में जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम गठित कर लेती है। वह टीम जो होती है बड़ी तगड़ी होती है। वह टीम उसी वक्त इधर बिना टाइम गंवाए सिटी हेल्थ सेंटर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है मधुसूदन के कुछ करीबियों से पूछताछ करती है। और जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है मधुसूदन के घर से ही कुछ ज़मीनी विवाद था, लेकिन उसी ज़मीन के ही उनके पास कुछ पैसे थे। लेकिन उस पैसे के बारे में पुलिस जब जानकारी लेती पता चलता है कि उस पैसे के बारे में मधुसूदन की हत्या नहीं की गई है बल्कि इनकी हत्या किसी और मकसद से की है। अब पुलिस जो होती है उसी मकसद को जानने के लिए अब लग जाती है। जो टीम होती है अब टीम जो होती है उसी समय अब क्राइम ब्रांच की टीम लग जाती है। इस केस को सिलसिले से निपटाने वाने के लिए पुलिस की टीम क्राइम टीम की मदद भी ले लेती है। और लेने के बाद क्राइम टीम अपने हिसाब से काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। और जब टीम पूछताछ करती है तो इस इलाके में जाती है जो CCTV कैमरे लगे होते हैं पुलिस की टीम उनको चेक करवाती है लेकिन उसमें भी कोई अहम सुराग नहीं दिखता है। लेकिन हाँ पुलिस की टीम जब काफ़ी मेहनत करती है, मेहनत करने के बाद पुलिस की टीम को एक थोड़ी बहुत चौंकाने वाली वहाँ रहस्य दिख जाता है। तो पता चलता है कि जैसे दोपहर का टाइम होने का वक्त होता है तो उसी वक्त इधर खुद अब बबीता जो होती है अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर उसके हाथ में छाता होता है अपने घर में जाती है, लेकिन 1 घंटे के बाद अपने घर से बाहर निकल जाती है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो मामला क्या हो सकता। उन्हीं 1 घंटों के बीच जो होता है मधुसूदन के साथ इस तरह के कारनामे हो गए हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब इधर उस अनजान व्यक्ति के बारे में जानकारी लेती है पता चलता है कि जिस स्कूल में प्रधानाध्यापिका थी, जिस स्कूल में एक अध्यापिका थी, इधर खुद बबीता उसी स्कूल में एक दूसरा अध्यापक होता है। वह कोई और नहीं होता है बल्कि इधर बबीता का ही अपना एक करीबी आशिक होता है, आशु वर्मा उर्फ टीनू, जो ठीक बादशाहपुर के ही इलाके के रहने वाला होता है। पुलिस की टीम जैसे ही टीनू के बारे में खबर पाती है उसके बारे में खबर लेने के लिए उस इलाके में पहुँचते लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि हाँ टीनू का जो होता है मधुसूदन के साथ काफ़ी उठका बैठता होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि माजरा का है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले जो शंका जाहिर करती है वह जाकर खुद बबीता के ऊपर करती है। इसलिए पुलिस की टीम बबीता का मोबाइल नंबर कैसे न तैसे ले लेती है। उसका मोबाइल नंबर का CDR DTR निकाला जाता है, लेकिन जब उसमें नंबर निकाला जाता है उसके मोबाइल के द्वारा पता चल जाता है उसके मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर होता है। वह अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है बल्कि खुद टीनू का होता है। लेकिन जब टीनू के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है पता चलता घटना के वक्त होता है टीनू के द्वारा बबीता के मोबाइल नंबर पर कॉल किए गए होते हैं। लेकिन हाँ रोज़ का महीनों से देखा गया उनके मोबाइल नंबर पर वही बबीता के मोबाइल नंबर दिखा रहे होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बबीता और टीनू के बीच का ऐसा रिश्ता था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है पूरा का पूरा जो शंका होता है अब बबीता और साथ में टीनू ऊपर लगा बैठती है। लगा बैठने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए अब जाकर दोनों को कस्टडी में लेने के बाद 27 जून को ही बादशाहपुर कोतवाल में पेश कर देती है। लेकिन जैसे ही दोनों थाने में किसी कांस्टेबल को देखते थर थर काँपना शुरू कर देते हैं। काँपने के बाद पुलिस समझ जाते कि बस करो इनके अब आगे पीछे कुछ रह नहीं गया। लेकिन पहले तो बबीता पुलिस के सामने अपनी पतिहीनता की बात बतला देती है। पुलिस की टीम उसी समय बबीता और टीनू के सामने वही CDR डिटेल और फ़ोटो निकाल के जब रखती है तो बबीता और टीनू दोनों समझ जाते कि अब हमारी बचना कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से बबीता और टीनू पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और बबीता अपने पति
मधुसूदन की हत्या का जुल्म कबूल कर लेते, लेकिन जो कहानी जो सच्चाई सबके सामने रहती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा टूट जाता है। असली में बबीता और मधुसूदन की जो शादी होती है घटना से मात्र 22 साल के पहले हो जाती है। मधुसूदन के साथ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से इधर जो होती है अब बबीता बिताती है। ऐसे बिताते बिताते जब कई साल का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है बबीता टोटली 3 बच्चों की मां बन जाती है। अब बनने के बाद जो होता है मधुसूदन को लगने लगता है पारिवारिक जो खर्चा वह बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो उसी वक्त अब फैसला लेते हैं अपने ही घर में अब टेलरिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका काम जो था बड़ी जल्दी तरक्की पे आ जाता, आने की वजह से अपने घर में दुकान खोल लेते हैं। और दुकान खोलने की वजह से उनके पास ठीक ठाक अब पैसे आने लग जाते हैं। बच्चों की जो पढ़ाई होते हैं अब उसी पैसों से पूरे होने लग जाते हैं। होने की वजह से अपने घर की जो तरक्की होता है बड़ी जल्दी मधुसूदन देखने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो आदत होती है इस तरह बिगड़ती चली जाती है कि अपनी आदत को और बिगाड़ने के लिए अब शराब की लत लगा देते हैं। शाम का जब टाइम होता पीकर अपने घर में लौटते हैं। लेकिन जैसे ही बबीता खबर पाती है, पाने के बाद उनसे जब इस बारे में थोड़ी बहुत जिक्र करने के बाद मधुसूदन जो होते अपनी पत्नी बबीता से उलझ पड़ने के बाद जो होता है नशे में इतनी आदी हो जाते हैं कि अपनी पत्नी की हर वफाई को भूल बैठते हैं। भूल बैठने के बाद वहीं कभी कभी पिटाई कर देते हैं। अब रोज़ का जो सिलसिला होता है इधर बबीता के साथ अब मधुसूदन का चलने लग जाता है। चलने की वजह से बबीता इतनी परेशान हो जाती है कि यहाँ तक उसके घर के जो खर्चे होते हैं अब पीने की वजह से पूरे नहीं हो पाते हैं। बबीता परेशानी को दूर करने के लिए तौर ठिकाने से अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए बच्चों की भविष्य को संवारने के लिए भरपूर कोशिश करती है। तभी घटना से मात्र 8 साल पहले जो होता है उस बीच उसकी जो नौकरी होती है वह जाकर वहीं बादशाहपुर के ज्ञान मंदिर स्कूल होता है उस स्कूल में जाकर टीचर के तौर पर लग जाती है। लगने के बाद ठीक ठाक पैसे मिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इधर बबीता को लगने लगता है कि स्कूल आने की वजह से हमारे बच्चों का जो भविष्य है, हमारी जो ज़िंदगी है तौर तरीके से आगे चलेगी। और भविष्य मान कर अब बबीता टीचरिंग का काम करना शुरू कर देती है। करने की वजह से ठीक ठाक अब उसके पास मुनाफे आने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, उस स्कूल में बबीता को काफ़ी मान सम्मान मिलता है। लेकिन हाँ, बबीता जब सभी शाम को पहुँचती तो पता चलता मधुसूदन नशे में है। और यही सब देख दाख कर बबीता का कलेजा वहीं पूरी तरह से ठप पड़ जाता। और ठप पड़ने की वजह से बबीता ज़रूर बोल बैठती और मधुसूदन के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। सिलसिला चलते चलते कई महीनों का वक्त निकल जाता है। निकल जाने के बाद बबीता को एहसास होता कि हमारी जो बेटियां हैं पूरी तरह शादी के जगह पहुँच चुकी हैं, उनकी शादी करना काफ़ी अनिवार्य है। और शादी के जब जिक्र खुद मधुसूदन से करती तो मधुसूदन जो होता उसी समय अपना कन्नी काट लेता। बबीता बड़ी मुसीबत पड़ जाती कि आखिर तीनों बेटियों की आखिर दोनों बेटियों की शादी हम कैसे करेंगे। लेकिन इधर अपनी ज़िंदगी से काफ़ी जूझती है। और जब शाम का टाइम होता बबीता को जो पति होता मधुसूदन शराब में लत की वजह से अपनी पत्नी का पिटाई जरूर कर देता। आखिर अपने दुखड़े अब बबीता किससे करे। तभी घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है जिस स्कूल में बबीता मौके पर टीचिंग का काम कर रही थी उसी स्कूल में एक नया अध्यापक मौके पर ज्वाइनिंग लेता। वह कोई और अध्यापक नहीं होता है बल्कि आशीष वर्मा उर्फ टीनू होता है। देखने में काफ़ी हैंडसम होता है, चल भी होता है। होने के बाद जो होता है जैसे ही उस स्कूल में ज्वाइनिंग लेता कुछ महीने बीतने के बाद जो होता है इधर बबीता का जो होता है उससे करीबी दोस्ती बन जाता है। इतनी तरह से दोस्ती बन जाता है कि कविता अपने सारे दुखड़े जो होता है आशीष के सामने दूर करने लग जाती है। लेकिन आशीष का जो दिल होता है धीरे धीरे बबीता के ऊपर आ जाता। आने की वजह से बबीता और साथ में आशीष के बीच प्रेम प्रसंग चालू होता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला होता है धीरे धीरे इस तरह बढ़ने लग जाते हैं कि भले ही आशीष बबीता से 10 साल छोटा होता है लेकिन वह सोच लेता है कि आखिर बबीता को अपने दिल की रानी बना के रखेंगे। और उसी दिन से बबीता के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। लेकिन बबीता के बारे में जब पूरी बैकग्राउंड इधर खुद जान पाता है, जानने के बाद जो होता है अब बबीता को एहसान दिखाना शुरू कर देता है। जब बबीता को लगने लग जाता है कि अब हमारे जो दुख हैं पूरी तरह से टीनू दूर कर पाएगा तो बबीता उसके लिए हर तरह से कोशिश करते हैं कि आगे पीछे घूमा जाए। और बबीता अब टीनू के आगे पीछे मंडराने लग जाती है। लेकिन दोस्ती का जो हाथ आता है धीरे धीरे इस तरह बढ़ जाते हैं। भरोसे में खुद टीनू ले लेता है। लेने की वजह से दोनों के बीच रिश्ते पनप जाते हैं। और सिलसिला जब चलने लग जाता है, चलने के बाद दोनों अपने मकसद को अपनी ज़िंदगी जीने का जरिया बनाने के लिए अब लग जाते हैं। तभी इसी बीच बबीता को एहसास हो जाता है कि आखिर हमारी तो उम्र हो चली है। लेकिन आशीष की भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन कभी न कभी अगर हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चला तो उस दिन हमारी दूरियां पूरी तरह से बन के रहेगी और हम यह दूरी कतई देखना नहीं चाहते हैं। तभी खुद बबीता सोचने लग जाती कि हमारी जो बड़ी बेटी है पूरी तरह से शादी के लिए पहुंच चुकी है, क्यों ना अपनी बेटी को खुद आशीष के शादी के बंधन में बांध दिया जाए।
ताकि हमारा मिलना भी एक सास के नाते आसान हो जाए और हमारा घर आना जाना पूरी तरह से खुला माहौल हो जाए। यही सब सोच साच कर इधर खुद जाकर बबीता अब आशीष के सामने अपनी बेटी के लिए शादी की बात कर देती। आशीष तुरंत ही खबर पाता पूरी तरह से खुश हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में अब समझ लो 2-2 लड्डू होते हैं। एक मिले तो दूसरा छोड़े तो एक मिले, यही सिलसिला जो होता है सोच कर इधर काफ़ी खुश हो जाता है। पाने के बाद बबीता भी खुश हो जाती है और जब अपने पति मधुसूदन और साथ में अपनी बेटी के सामने आशीष के नाम की जिक्र करती है, सुनने के बाद इधर दोनों के दोनों काफ़ी खफा से हो जाते हैं। थोड़ी बहुत वही जो होती है अपनी बेटी से मन मुटाव तो करती है, लेकिन अपनी बेटी को काफ़ी मनाने की कोशिश करती है कि बेटी उसे चल के शादी कर लो। अपनी बेटी को जीने का जरिया बना लेती है ताकि हमारी बेटी हमारे मकसद को कामयाब करने के लिए हमें तौर तरीके से रास्ता बतलाए। यही सब सोच साच कर इधर जो होती है खुद बबीता परेशान हो जाती है कि आखिर अब हमारी दूरियां पनपना आसान नहीं है, जिसकी वजह से बबीता आशीष से मिलते कहने लग जाती है कि हमारी बेटी हमारे प्यार में पूरी तरह से अड़ंगा बन रही है, ना कि हमारा साथ दे रही है। इधर आशीष सुनता है, सुनने के बाद कहने लग जाती है आखिर इसका कोई दूसरा रास्ता बतलाओ। बबीता कह देती तुम्हारे पास एक ही रास्ता बन रहा है, क्योंकि हमारा जो पति है मधुसूदन हमारी बेटी के प्यार में हमारा खुद अड़ंगा बन रहा है। हम चाहते हैं अगर मधुसूदन हमारे रास्ते से हट जाएगा तो हम जो था तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा देंगे। यह बात जब सुनता उसी समय आशीष कहने लग जाता है कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे पति को तुम्हारे ही रास्ते से हटवा देंगे। लगभग घटना से कुछ महीने पहले जो था अब इधर खुद आशीष का ही बबीता के घर आना जाना हो जाता है। लेकिन जब कभी भी मधुसूदन की नज़र आशीष के ऊपर पड़ता, बस यही सोचते कि हो सकता है कि हमारे दोनों बच्चों को घर में ट्यूशन देने के लिए आते होंगे, जिसकी वजह से पूरी तरह से आना जाना आशीष का घर में बन जाता और इसी का फ़ायदा उठाकर घर में जो होता है बबीता के साथ अपने रिश्तों को निभाता रहता है। यह सिलसिला करने लग जाता है। तभी घटना से मात्र 20 दिन पहले ही बबीता खुद आशीष को साल मार्केट जाने के बाद एक नया छाता लेती है और तेजधार हथियार लेने के बाद लगभग 400 का उस्तरा लेती है और अपने ही पास जो होता है मधुसूदन की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए रख लेती है। लगभग 20 दिन का वक्त बीत जाता है। जब बीत ही जाता है तो ठीक इधर अब 26 जून साल 2023 का ही अब जैसे ही वही दोपहर का 1 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है आशीष स्कूल से बाहर निकलता और साथ में बबीता होती है। लेकिन आशीष के दूसरे हाथ में एक छाता, उसी छाते के अंदर वही उस्तरा, वही तेजधार हथियार रखा होता है। अब बबीता आशीष को साथ लेकर अपने ही मकान में पहुंचती है तो पता चलता है उसके तीनों के तीनों जो बच्चे होते हैं स्कूल गए हुए हैं। घर में सिर्फ मधुसूदन टेलर की दुकान में अकेले बैठे हुए हैं। उन्हीं के करीब पहुंच जाती। पहुंचने के बाद 3-4 बातें करते हैं, लेकिन पीछे खड़ा होता है आशीष। आशीष उसी छाते में से वही हथियार निकालने के बाद एक के बाद एक गले पर इधर मधुसूदन को रख देता है, जिसकी वजह से मधुसूदन हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इधर दोनों अपनी घटना से बचने के लिए एक घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है पूरे कमरे में जाते हैं, अलमारी को उसी समय बिखरा उखरा कर रख देते हैं और साइड में कुछ सामान तोड़ फोड़ ताकि लोगों को लगे या चोरी के मकसद से ही मधुसूदन के साथ इस तरह के कारनामे किए गए हैं। लेकिन उसी वक्त दोनों के दोनों कैसे न तैसे वहाँ से निकल कर स्कूल में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे उनकी बड़ी बेटी घर आती है, सारा नज़ारा देखते दंग सा रह जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह प्रेम प्रसंग वाली कहानी सबके सामने आती है, खुद बबीता के पुलिस की टीम जो होती है खुद सनस रह जाती है। लोग सुनते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है बबीता और साथ में आशीष वर्मा को अपनी कस्टडी लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ले जाकर वहाँ के नाले में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।